आज हम शुरू कर रहे हैं नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी कौन सी वाली? एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, जो पढ़ाई जाती है आपको बीएस के 4th सेमेस्टर में और बीएससी के 2nd ईयर में। तो इसका हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो है डिविजिबिलिटी। एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ये कि नंबर थ्योरी में हम अपने आप को महदूद कर लेंगे इंटीजर्स के सेट तक। हम नंबर थ्योरी में ज़्यादातर जो काम करते हैं, जो वर्किंग करते हैं, वो सेट ऑफ इंटीजर्स यानी कि जेड पे करते हैं। तो डिविजिबिलिटी डेफिनेशन कर रहे हैं हम कि कब एक इंटीजर दूसरे इंटीजर को डिवाइड करता है। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू जेड, जेड का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स विद ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। डिवाइड करने वाला जो इंटीजर होगा वो नॉन जीरो हुआ करेगा हमेशा। वी से डैट ए डिवाइड्स बी, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, एंड वी राइट ए डिवाइड्स बी। यानी ये जो सिंबल है, एक वर्टिकल लाइन हम लगाते हैं, ये सिंबल हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? ए बी को डिवाइड कर रहा है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि सबसे पहले ये कन्फ्यूजन अपनी ख़त्म करें। हम ये जो लिखते हैं ये होता है ए और बी। ए को बी पे डिवाइड करने के बाद आंसर क्या है? ये वो है, फ्रैक्शन है। अगर हम ये लिखें तो इसका मतलब फ्रैक्शन हरगिज़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये सिंबल है जिसका मतलब है कि जो इंटीजर ए है वो इंटीजर बी को डिवाइड कर रहा है। और क्या हमने कहा है जी? वी से डैट A divides B and we write A straight line से divides B if there exist। इस सिंबल का मतलब होता है there exist। आप लोग इस सिंबल से मुतारुफ हैं। इस सिंबल का मतलब है there exist। if there exists some C belongs to Z, एक हमें तीसरा इंटीजर C मिले such that, इस तरीके से कि B बराबर हो जाए A इंटू सी। यानी कि A और C दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट अगर B के बराबर आ गया है तो हम कहते हैं जो A वाला इंटीजर है वो B को डिवाइड करता है। एंड सेम फॉर द C। ऑफ कोर्स हम ये भी कह सकते हैं कि जो C इंटीजर है वो भी B को डिवाइड करता है। यानी होता दोनों है, A भी B को डिवाइड करता है, C भी B को डिवाइड करता है। लेकिन चूंकि डेफिनेशन में स्टार्ट हमने ऐसे लिया था तो हम कहते हैं A B को डिवाइड तब करता है जब एक इंटीजर C मिल जाए कि A और C का प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाए? B के बराबर हो जाए। तो दूसरी बात ये है कि अब यहाँ पर A B को डिवाइड करता है तो B, अगर A का रिलेशन B के साथ ये है कि A B को डिवाइड करता है तो B का रिलेशन A के साथ क्या होगा? उलट होगा ना। अगर A B को डिवाइड करता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि B A का मल्टीपल है, और ऐसे ही B C का भी मल्टीपल होगा। तो देखते हैं जी एग्जाम्पल्स। जी हम कह सकते हैं इंटीजर्स में कि जो 4 है वो 8 को डिवाइड करता है। क्यों डिवाइड करता है जी 4 8 को? इसलिए डिवाइड करता है कि 8 यानी जो B वाला एलिमेंट है वो हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और देखेंगे क्या वो इस 4 यानी A वाला जो एलिमेंट है, एक हमें इंटीजर मिलता है जिसका इसके साथ प्रोडक्ट 8 हो जाए। तो यस, 4 को अगर मैं 2 से कर दूं मल्टीप्लाई तो दोनों का प्रोडक्ट 8 होता है। लिहाजा मैं कह सकता हूं कि 4 8 को डिवाइड करता है। ऐसे ही मैं ये भी कह सकता हूं 2 भी 8 को डिवाइड करता है। जी अगर मैं आपसे कह दूं 1 डिवाइड करता है n को फॉर एनी n बिलोंग्स टू z। किसी भी इंटीजर n के लिए 1 डिवाइड करेगा n को। आइए देखते हैं कैसे। इसकी रीज़न ये है, हम n को लिख सकते हैं 1 इंटू, यहाँ पर हमें कोई इंटीजर चाहिए। अब ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर कि यहाँ पर जो हमें इंटीजर चाहिए वो कौन सा इंटीजर चाहिए। क्या ज़रूरी है कि वो इस वाले इंटीजर से मुख्तलिफ हो? ये ज़रूरी नहीं है, वो इस इंटीजर के बराबर भी हो सकता है। आप 1 इंटू n लिख सकते हैं। साबित हो गया कि 1 जो है वो डिवाइड करता है n को। आपको कोई एक इंटीजर चाहिए, वो कौन सा वाला इंटीजर चाहिए इसके बारे में कोई यहाँ पर पाबंदी नहीं है आपको। तो इस तरह
हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या 5 जो है वो 10 को डिवाइड करता है। कैसे चेक करेंगे 5 10 को डिवाइड करता है? जाहिर है हम लिखेंगे 10 को, क्या मतलब 5 का मल्टीपल बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2। तो यहाँ से पता चल जाता है कि जो 5 है वो 10 को डिवाइड करता है। ऐसे ही 2 भी 10 को डिवाइड करता है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि 4 जो है वो डिवाइड करता है 10 को, तो क्या ये बात ठीक है कि गलत है? क्या 4 जो है वो 10 को डिवाइड करता है कि नहीं? ये तभी कर पाएगा 4 10 को डिवाइड अगर हम 10 के फैक्टर बनाएं और देखें एक फैक्टर तो 4 होना चाहिए और दूसरा फैक्टर यहाँ पर कौन सा होना चाहिए? कोई भी हो सकता है, लेकिन वो होना क्या चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कोई इंटीजर ऐसा रखा जा सकता है इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए? ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा 4 जो है वो 10 को डिवाइड नहीं करता। अब इसका मतलब ये कि मैंने ये जो लाइन लगाई है ये डिविजिबिलिटी की लाइन है कि 4 10 को डिवाइड करता है, ये बात गलत हो गई। तो अब इसको मैं लिखूंगा कैसे? चूँकि मुझे ये लिखना है 4 10 को डिवाइड नहीं करता, तो मैंने डिविजिबिलिटी का साइन ये लगाकर मैं इसको यूँ काट दूँगा। जब मैं डिविजिबिलिटी का साइन लगाकर इसको काट दूंगा तो इसका मतलब हुआ करेगा कि 4 जो है वो 10 को डिवाइड नहीं करता। यानी इन जनरल अगर मैंने ये लिखा हुआ है कि A अगर B को डिवाइड नहीं करता, मतलब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि A डज नॉट डिवाइड B, तो इसको मैं ऐसे लिखा करूँगा, ये सिंबल लगा कर काट दिया करूंगा, तो मतलब ये होगा कि ए बी को डिवाइड नहीं करता। डिविजिबिलिटी से रिलेटेड हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं। सबसे पहले कुछ थ्योरम जो है वो हम इसको प्रूव कर रहे हैं, इसके कुछ पार्ट्स हैं जी। ठीक है, ये थ्योरम है, थ्योरम हम प्रूव करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक कन्वेंशन बनाने जा रहे हैं। वो कन्वेंशन क्या है भला? कि वैसे तो वो कन्वेंशन नहीं है, वो क्लियर है, डेफिनेशन से क्लियर है। हमने जो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन की है कि ए डिवाइड कर रहा है बी को, अगर ए ने बी को डिवाइड करना है तो ए मस्ट बी नॉन ज़ीरो, ये हमने लिखा था डेफिनेशन में। अब ये चीज़ मैंने यहाँ पर इग्नोर की हुई है, लिखी नहीं हुई है। मैंने इग्नोर नहीं की, बेसिकली मैंने लिखा नहीं हुआ, मैंने इग्नोर नहीं किया। ये चीज़ आप भी इग्नोर मत कीजिएगा। लिखा हुआ है ए बी सी बिलोंग्स टू ज़ेड, ये कोई से भी इंटीजर्स है। लेकिन जब मैंने लिखा हुआ कि ए डिवाइड कर रहा है ज़ीरो को, तो लाजमी बात है कि ए जो है ये नॉन ज़ीरो है, ये अंडरस्टूड है, लिखा नहीं हुआ, अंडरस्टूड है। ये समझना है आपने, जब ए बी को डिवाइड कर रहा है तो ए मस्ट बी नॉन ज़ीरो। अगर बी ए को डिवाइड कर रहा है बी मस्ट बी नॉन ज़ीरो। अगर ए और सी दोनों बी को डिवाइड कर रहे हैं, दोनों जो हैं ए और सी, ये दोनों नॉन ज़ीरो होने चाहिए। तो जहाँ जहाँ कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है, वहाँ वहाँ वो नंबर डिवाइड करने वाला जो नंबर है वो नॉन ज़ीरो है। आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं, ये चीज़ आपको समझ लें, गिवन है, ट्रिवियल है चूँकि, इसलिए थ्योरम में मेंशन नहीं किया गया। जब कभी भी लिखा होगा ए डिवाइड कर रहा बी को, तो ये साफ जाहिर होगा कि ए नॉन ज़ीरो है। मैथमेटिक्स में जब हम कन्वेंशंस बना लेते हैं तो फिर हम उन कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं, और जो इंसान इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं होता कि ये कन्वेंशन बनाई गई है, और वो फिर कंफ्यूज होता है। अब मैं यहाँ पर लिख भी सकता था कि ए मस्ट बी नॉन ज़ीरो, लेकिन हम चूँकि एक कन्वेंशन बना चुके हुए हैं तो हम इसको फॉलो करेंगे। आप लोग हर वक्त इस चीज़ को ज़हन में रखेंगे कि जब भी ए बी को डिवाइड कर रहा है लिखा हुआ है तो ए नॉन ज़ीरो है। आप उसका कभी भी थ्योरम के अंदर कहीं पर भी उसका यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ नॉन ज़ीरो। चलिए जी, थ्योरम हम अपना रीड करते हैं। हमें क्या गिवन है? ए बी सी, 3 इंटीजर्स गिवन है हमें, और हमने प्रूव क्या करना सबसे पहले पार्ट में ए डिवाइड कर रहा है ज़ीरो। अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ, फर्दर इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ कि यहाँ लिखा हुआ ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। तो अब थ्योरम के 8 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में ए डिवाइड कर रहा है ज़ीरो को, तो अब इस पार्ट में वो नहीं कह रहा कि बी और सी भी नॉन ज़ीरो है, नहीं, यहाँ पर चूँकि ए डिवाइड कर रहा है ज़ीरो को, तो यहाँ पर ए नॉन ज़ीरो है। अब इस पार्ट में देखें, चौथे पार्ट में यहाँ पर बी डिवाइड कर रहा है ए को और ए डिवाइड कर रहा है बी को, यानी ए भी डिवाइड कर रहा है किसी नंबर को और बी भी किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस पार्ट में ए भी नॉन ज़ीरो है, बी भी नॉन ज़ीरो है। यहाँ पर सी हमें नहीं सोचना कि क्या है। ऐसे ही जब किसी और पार्ट में सी भी किसी को डिवाइड करा जाए, जैसे यहाँ पर ए और सी का प्रोडक्ट, तो सी भी यहाँ पर नॉन ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि सी नॉन ज़ीरो होगा तो ए और सी का प्रोडक्ट भी नॉन ज़ीरो होगा।
और नॉन जीरो नंबर ही डिवाइड कर सकता है। ये अंडरस्टूड है, ये बातें हम अंडरस्टूड हुआ करेंगी, इनका किसी भी वक्त हम यूज़ थ्योरम के अंदर कर सकते हैं। चलिए जी थ्योरम प्रूव करते हैं। पहले पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि ए डिवाइड कर रहा है जीरो को फॉर एनी नॉन जीरो ए बिलोंग्स टू जेड। तो प्रूव करते हैं जी। प्रूफ फर्स्ट पार्ट हमने ये प्रूव करना है ए डिवाइड कर रहा है जीरो को। मैं फिर बताता चलूँ, लिखा हुआ था लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, तो ए कोई सा भी इंटीजर हो सकता है? नहीं, कोई सा भी नहीं। यहाँ पर क्योंकि ए ने डिवाइड करना जीरो को, तो ये बात अंडरस्टूड है कि ए नॉन जीरो है। चलिए जी देखना ये कि क्या ए डिवाइड कर रहा है जीरो को, इस बात को प्रूव करना है। तो कैसे किया जा सकता है प्रूफ? डेफिनेशन रिकॉल करते हैं। डेफिनेशन क्या थी भला? अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा भला? बी बराबर हुआ करेगा ए टाइम सम अदर इंटीजर सी या के या टी, जो भी होगा, जो आप लेना चाहें। तो ए डिवाइड कर रहा है जीरो को, ये कब मुमकिन है? जब मैं जीरो को लिख सकता हूँ दो नंबरों के प्रोडक्ट के तौर पर, एक नंबर जिनमें से क्या होना चाहिए? ए। हमने दूसरा नंबर तलाश करना है, वो नंबर कौन सा है? तो हम लिख सकते हैं वी कैन राइट जीरो इज इक्वल टू ए टाइम, यहाँ पर आप खुद सोचें, यहाँ पर हम कौन सा इंटीजर ऐसा लगा सकते हैं जिसका ए के साथ प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो जाए। ए खुद तो जीरो नहीं है, तो अब ए को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये प्रोडक्ट जीरो बन जाए? कौन सा ऐसा नंबर है? एक ही ऐसा नंबर है इसको ए से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट जीरो लाया जा सकता है, और वो कौन सा नंबर है? जीरो। तो हम ऐसा लिख सकते हैं वेयर, यहाँ ये भी लिख दें वेयर जीरो बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि हमें कोई इंटीजर चाहिए था, तो वो जीरो के तौर पर हमें मिल गया इंटीजर, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो गया। तो प्रूव हो गया कि ए जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको? जीरो को। पहला जी रिजल्ट प्रूफ हो गया इसका। हम दूसरा रिजल्ट करने जा रहे हैं। सेकंड क्या है बोला, पढ़ लेते हैं इसको। सेकंड है जी 1 डिवाइड कर रहा है ए को और -1 भी डिवाइड कर रहा है ए को। अब मैं आपको फिर बता दूं, सेकंड पार्ट में देखते हैं 1 ए को डिवाइड कर रहा है, ये बात साबित करनी है। -1 भी ए को डिवाइड कर रहा है, ये बात साबित करनी है। तो ए डिवाइड कर नहीं रहा, ए डिवाइड हो रहा है। तो इस वक्त ए का नॉन जीरो होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी कहाँ है? जिस पार्ट में उसने डिवाइड करना था किसी को। जैसे पहले पार्ट में ए ने डिवाइड करना था तो उसका नॉन जीरो होना ज़रूरी था। इस पार्ट में इसने ए ने डिवाइड करना नहीं है। अंडरस्टूड है कि ए अब जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। जिसने डिवाइड करना होता है उसका नॉन जीरो होना जरूरी है, और वो क्लियरली 1 है या -1 है, ये नॉन जीरो नंबर्स हैं। तो हमने प्रूव ये करना है कि 1 भी डिवाइड कर रहा है ए को एंड -1 भी डिवाइड कर रहा है ए को। तो बड़े सिंपल सा प्रूफ है, बहुत आसान सा। हमने ये देखना है कि 1 ए को डिवाइड करेगा तो कब करेगा? जब हम ए के फैक्टर बनाएं, उनमें से एक फैक्टर 1 लाजमी हो, दूसरा फैक्टर हमने तलाश करना है वो कौन सा होना चाहिए। तो वो क्लियरली वो नजर आ रहा है फैक्टर आपको। वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं ए को लिख सकते हैं 1 टाइम, यहाँ पर कोई चाहिए हमें इंटीजर, वो कौन सा इंटीजर रखें यहाँ पर जिसको 1 से मल्टीप्लाई करके ए आ जाए। डेफिनेटली वो ए के अलावा हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 1 टाइम है, और बिल्कुल ऐसे ही हम ये भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू -1 टाइम। यहाँ पर हम कौन सा इंटीजर यूज़ करें कि उसको -1 से मल्टीप्लाई करके ए आ जाए। तो क्लियरली यहाँ पर क्या होगा, क्या यूज़ कर सकेंगे हम? -ए, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए? ए चाहिए। और ये बात आपको पता है कि ए और -ए ये इंटीजर्स हैं। तो जैसा हम कह सकते हैं कि 1, यहाँ से हम कह सकते हैं 1 डिवाइड कर रहा है ए को, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि -1 भी डिवाइड कर रहा है ए को। जी थर्ड पार्ट है ए डिवाइड कर रहा है ए को। तो अब इस वक्त ए का नॉन जीरो होना ज़रूरी है। ए डिवाइड हो रहा है लेकिन ए डिवाइड कर भी रहा है, तो क्लियर है ए का नॉन जीरो होना ज़रूरी है। अंडरस्टूड है ए नॉन जीरो है। तो हमने क्या लिखना पड़ा? वी कैन राइट, कब डिवाइड करेगा जी ए खुद को? कब करेगा जी डिवाइड? जब हम ए के फैक्टर बनाएं। एक फैक्टर लाजमी तौर पर कौन सा होना चाहिए? ए, और दूसरा फैक्टर हमने तलाश करना है। कौन सा फैक्टर ऐसा खुद चूज़ कर सकते हैं? अभी तक तो काम बहुत इजी, बहुत ट्रिवियल सा जा रहा है। ए को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? जवाब यही आ जाए, 1। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो गया कि जो ए है वो ए को डिवाइड कर रहा है, ए खुद को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि हम ए को लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड द 1 इंटीजर है यहाँ पर, तो ये बात कही जा सकती है। फोर्थ पार्ट है जी
कहते हैं जी अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी ए को डिवाइड कर रहा है, यानी ए और बी दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, तो ए बराबर होगा प्लस माइनस बी के। तो हमें दो चीज़ें गिवन है और हमने एक चीज़ ये वाली प्रूव करनी है। चलिए देखते हैं जी। गिवन डैट, चले लाइन लगाते हैं दरम्यान। हमें ये गिवन है कि ए बी को डिवाइड करता है और हमें ये भी गिवन है कि बी ए को भी डिवाइड करता है। तो अब इसका क्या मतलब होगा, ए अगर बी को डिवाइड करता है तो क्या मतलब होगा, बी के फैक्टर बनेंगे जिनमें से एक फैक्टर ए होगा। और इससे पहले हमने जो रिजल्ट्स प्रूव किए हैं उनमें दूसरा फैक्टर हमें तलाश करना पड़ता था, क्योंकि हम प्रूव करना चाह रहे होते थे ए बी को डिवाइड करा या ए वन को डिवाइड करा या ए ज़ीरो को डिवाइड करा। यहाँ पर हमें ये बात प्रूव नहीं करनी कि ए बी को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर हमें ये बात गिवन है कि ए बी को डिवाइड कर रहा है। ए बी को डिवाइड कर रहा है तो अब यहाँ पर आपको फैक्टर तलाश नहीं करना, यहाँ पर अंडरस्टूड है कि कोई ना कोई फैक्टर होगा जो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, जिसका इसके साथ प्रोडक्ट लेंगे तो बी बन जाएगा। और वो कौन सा फैक्टर है वो तलाश तो करना नहीं, चूँकि होगा तो हम कह देंगे वो कोई फैक्टर है लाइक K1। चले ये कह देते हैं K1 फॉर सम, लिख देते हैं यहाँ पर फॉर सम K1 बिलोंग्स टू Z, क्योंकि अब हमें ये बात गिवन है कि बी को डिवाइड कर रहा है। और ऐसे यहाँ पर देखते हैं बी ए को डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा, ए के फैक्टर बनेंगे, ए के फैक्टर बनेंगे जिनमें से एक फैक्टर बी होगा और दूसरा फैक्टर क्या होगा, तलाश नहीं करना भाई, बी ए को डिवाइड कर रहा है ये बात गिवन है, कोई ना कोई तो होगा। और वो कौन सा होगा, फर्ज कर लेते हैं वो K2 होगा। तो लिख देते हैं फॉर सम K2 बिलोंग्स टू Z। अब हमें दो बातें गिवन है, यहाँ पर है B बराबर है A इंटू K1 के और यहाँ पर A बराबर है B इंटू K2 के। हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को यूज करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिखेंगे B इज इक्वल टू A टाइम K1। ये हमने इक्वेशन 1 को एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, लेकिन अब यहाँ पर जो A यूज हो रहा है, A किसके बराबर है जी, यहाँ पर B K2 के बराबर। तो ये आ जाएगा हमारे पास B K2 K1 यूजिंग इक्वेशन 2। हमने जी इक्वेशन 2 को यूज़ करके A की जो वैल्यू है B K2 इसमें पुट कर दी है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी, अब हमारे पास B बराबर है B K2 K1। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हम ये छोटी छोटी बातें लिखा नहीं करेंगे, मतलब ऐसे ही मैंने यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ लगाया है, इंटीजर्स के सेट में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, लेकिन हम ये छोटी छोटी बातें लिखा नहीं करेंगे। हम सिंपल क्या लिख देंगे, B इज इक्वल टू B टाइम K2 K1, इन दोनों इंटीजर्स को इकट्ठा कर दिया, एसोसिएटिव लॉ लगाया, लेकिन ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि ये चीज़ होल्ड करती है। तो जी, तो हमारे पास क्या है, B इज इक्वल टू B टाइम द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स K2 एंड K1। क्या ख्याल है आपका, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं B माइनस B टाइम K1 K2 इज इक्वल टू 0। यानी अगर आप इसको उधर ले आए इस टर्म को, नेगेटिव हो जाएगी, आपके पास ये आ जाएगा B माइनस B टाइम K1 K2 इक्वल टू 0। यहाँ से आप B कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस K1 K2 इज इक्वल टू 0। दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 आ चुका हुआ है। कब मुमकिन है, जब दोनों में से कम एक 0 हो, अदरवाइज ही मुमकिन नहीं है। ये भी नॉन ज़ीरो हो, ये भी नॉन ज़ीरो हो, दोनों का प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता, जबकि हमें दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 गिवन है। एक नंबर B है, दूसरा नंबर ये है 1 माइनस K1 K2 इक्वल टू 0, ये गिवन है। तो क्या ख्याल है, इन दोनों में से लाजमी तौर पर एक 0 होना चाहिए। तो किसके 0 होने के चांसेस हैं और किसके बारे में आप श्योर हो कि ये 0 तो कभी हो ही नहीं सकता। मैं ये कहता हूँ कि इन दोनों में से एक फैक्टर ऐसा है जो 0 नहीं हो सकता। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में यानी थ्योरम की स्टेटमेंट में ये बात गिवन नहीं थी। मुझे ये लग रहा है कि B कभी भी 0 नहीं हो सकता, ऐसा लिखा नहीं हुआ था, लेकिन ये वही कन्वेंशन मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ जो हमने बना ली हुई है डेफिनेशन से, कि जब भी B या A अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, बात अंडरस्टूड है कि वो नंबर नॉन ज़ीरो है। तो B हमें क्यों
हमें यकीन है बी पर कि बी नॉन ज़ीरो है, क्योंकि हमें ये गिवन था कि बी डिवाइड कर रहा है ए को। ए के बारे में भी श्योरिटी थी, लेकिन इस वक्त ए नहीं आया, बी आया है, तो बी के बारे में हम कह सकते हैं कि बी नॉन ज़ीरो है, क्योंकि बी ए को डिवाइड कर रहा था। जी जनाब, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं वाला, दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस k1 k2 इज इक्वल टू 0। रीज़न भी यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि बी नॉन ज़ीरो था। अगर बी ज़ीरो होता तो हम उसकी डिविजिबिलिटी की बात ही हरगिज़ ना करते। यहाँ से क्या आ जाएगा जी, यहाँ से आ जाएगा k1 k2 प्रोडक्ट 1 के बराबर है। अब k1 k2 इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर है यार, क्या पॉसिबिलिटी है? पहले ये देखें k1 और k2 क्या थे बोला, अगर तो ये रियल नंबर्स होते, इंटीजर्स ना होते, तो फिर तो बेशुमार पॉसिबिलिटीज थी ना। आप k1 को 7 ले लें और k2 को 1/7 ले लें, आप k1 को 2/3 ले लें और k2 को 3/2 ले लें, बेशुमार पॉसिबिलिटीज थी। लेकिन चूंकि हम काम कर रहे हैं इंटीजर्स में, k1 और k2 दोनों इंटीजर्स हैं, लिहाजा एक से दो से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। वो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपको सोचें, इन दोनों का प्रोडक्ट मानना है, वो कौन से इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट मानना है? हो सकता है दोनों ही 1 के बराबर हो, और हो सकता है दोनों ही -1 के बराबर हो। अगर दोनों ही 1 के बराबर हैं तो 1 का 1 से प्रोडक्ट भी 1। अगर दोनों -1 के बराबर हैं तो -1 का भी -1 से प्रोडक्ट कितना होता है, 1 ही होता है। ऐसा हम यहाँ से कह सकते हैं कि k1 और k2 दोनों किसके इक्वल हैं, या दोनों 1 के इक्वल हैं, या फिर दोनों ही -1 के इक्वल हैं। तो +1 और -1 इन दोनों के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पर मुमकिन नहीं है। लिहाजा हम k1 k2 की वैल्यूज फाइंड कर चुके हुए, हमें यूज़ करनी है सिर्फ k1 की वैल्यू या सिर्फ k2 की वैल्यू। अगर बल्कि हमने प्रूफ ये करना था a इज इक्वल टू ±b, तो देखें a किसके इक्वल है, यहाँ पर इक्वेशन 1 को देखें, नो इक्वेशन 2 को देखें, तो यहाँ पर a लिखा हुआ है इक्वल टू b टाइम k2, तो k2 का +-1 हम यहाँ पर इक्वेशन 2 में यूज़ कर रहे हैं। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू b टाइम k2, और k2 जो कि इसकी दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, +1 या -1, तो यहाँ पर हम b टाइम +1 -1 और +-b ये हमने प्रूव कर लिया हुआ है। हैंस a इज इक्वल टू +-b। जी 5th पार्ट है इसका, अगर a b को डिवाइड कर रहा है और b c को डिवाइड कर रहा है, तो हमने साबित करना है कि फिर a c को भी डिवाइड करेगा। लॉजिकल तो ये बात लग रही है यार कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है और डिवाइड होने वाला नंबर किसी तीसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो फिर पहले वाला नंबर तीसरे को भी डिवाइड करेगा। ये बात लग रही है हमें, ये बेसिकली ट्रांजिटिव लॉ है, तो ये डिविजिबिलिटी में होल्ड करता है। इसको प्रूव कर लेते हैं। लॉजिकली तो लग रहा है लेकिन प्रूफ करना पड़ेगा हमें। तो हमें क्या गिवन है, हमें दो चीज़ें गिवन है, ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी सी को डिवाइड कर रहा है, और प्रूफ हमने एक चीज़ करनी है कि ए बी सी को डिवाइड कर रहा है। ये वही काम हमने करना है। गिवन डैट, लाइन लगाते दरमियान में, तो यहाँ तक तो वही काम है जो पहले भी किया था, इसको दोबारा वैसे ही मैं लिख देता हूँ। जी हमने प्रूव करना है ए भी सी को डिवाइड कर रहा है। तो ए अगर सी को डिवाइड कर रहा है तो हमें इसको प्रूव कैसे करना पड़ेगा, मुझे सी को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा या ए को, मतलब मुझे सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी या ए की। अगर ए सी को डिवाइड कर रहा है तो मुझे सी को लिखना है द प्रोडक्ट ऑफ ए विद द सम अदर इंटीजर्स। तो मुझे सी से अपनी बात शुरू करनी, तो मैं किस इक्वेशन को यूज़ करूँगा, इसको 1 का नाम देते हैं, इसको 2 का नाम देते हैं। लीजिए जी, इक्वेशन 1 को यूज़ करूँ कि इक्वेशन 2 को यूज़ करूँ, वैसे तो दोनों से काम हो जाएगा हमारा, लेकिन बेहतर ये कि हमें इक्वेशन 2 को यूज़ करें। सी को लिखते हैं किसके बराबर, बी टाइम k2। लीजिए जी, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू बी टाइम k2, और यहाँ पर हम b की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। ये वही काम है जो पिछले पार्ट में भी हमने किया था। b किसके बराबर, इक्वेशन 1 को देखे a k1 के, तो यहाँ पर a k1 आ गया, यहाँ पर k2 यूजिंग इक्वेशन 1। चलिए जी, वही चीज़ बन गई, a टाइम द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स k1 k2। लेफ्ट साइड पे हमारे पास c है, तो कैसे लिखेंगे जी इसको, क्या लिखेंगे जी, क्या करेंगे जी,
प्रूव हो गया, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सी है, ये ए है, ये K1 K2 दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट है ना, तो जो दो इंटीजर्स हैं उनका प्रोडक्ट भी तो इंटीजर ही होना है ना। तो हमने प्रूफ ये करना था, ए सी को डिवाइड कर रहा था, उसके लिए हमें क्या करना पड़ना था, हमें सी को लिखना पड़ना था द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, जहाँ पर एक इंटीजर ए होता और दूसरा इंटीजर हमें तलाश करना था। वो इंटीजर हम यहाँ पर ये तलाश कर चुके हुए K1 K2 के तौर पर। हमने कहा हुआ कि K1 K2 दोनों इंटीजर्स हैं, डेफिनेटली इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। तो ये बात हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, ए दिस इम्प्लाइज दैट ए डिवाइड्स सी, आगे रीजन लिख देते हैं, K1 और K2 दोनों इंटीजर्स थे, तो मतलब इनका प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए था, इंटीजर ही होना चाहिए था। तो चूंकि K1 K2 इंटीजर है, इन दोनों का प्रोडक्ट इंटीजर है, लिहाजा ए जो है वो सी को डिवाइड करता है। जी नेक्स्ट पार्ट है, इफ ए डिवाइड्स बी देन ए डिवाइड्स बी सी। देखने को ये बड़ी आम सी बात लग रही है, प्रूफ भी इसका बहुत आसान काम है, तो कर लेते हैं प्रूफ। प्रूफ तो हमें करना ही पड़ेगा। जी गिवन दैट ए डिवाइड्स बी, तो बात वही, अगर ए बी को डिवाइड करता है तो क्या होगा भला, बी विल बी इक्वल टू ए टाइम सम इंटीजर। हम लिख देते हैं यहां पर फॉर सम k बिलोंग्स टू z। तो यहां पर भी हमें क्या चाहिए, यहां पर भी हमें क्या चाहिए, यहां पर हमने a को साबित करना है कि वो डिवाइड कर रहा है bc को, तो लेफ्ट साइड पे क्या होना चाहिए, bc होना चाहिए। तो c से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, bc विल बी इक्वल टू a k टाइम c। वही बात अब हमने साबित ये करना है कि a डिवाइड कर रहा है bc को, तो bc लेफ्ट साइड पे है, a यहाँ पर होना चाहिए, साथ में कोई इंटीजर होना चाहिए। तो आप सिंपल एसोसिएटिव लॉ लगाएं यहाँ पर, इसको लिखा जा सकता है a टाइम k इंटू सी, एसोसिएटिव लॉ लगाया। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि वी आर यूजिंग एसोसिएटिव लॉ। क्या बन जाएगा जी, bc बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, जिनमें से एक इंटीजर a है और दूसरा k और c। चूंकि k और c दोनों इंटीजर्स थे, इन दोनों का प्रोडक्ट भी डेफिनेटली क्या होगा, इंटीजर ही होगा। तो हम ये बात कह सकते हैं यहाँ पर कि a डिवाइड कर रहा है bc को। रीज़न दे दें आगे, रीज़न ये है कि k और c दोनों इंटीजर्स थे, इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। जी a डिवाइड्स b, इफ ए बी को डिवाइड करे देन ए सी डिवाइड बी सी, तो फिर ए सी भी बी सी को डिवाइड करेगा। तो सी यहाँ पर जो है डेफिनेटली हम पहले बात कर चुके हैं, यहाँ पर ए और सी दोनों का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है, ये बात हम पहले कर चुके हुए हैं। तो हमें गिवन क्या है, ए बी को डिवाइड करता है, और प्रूफ हमने करना है ए सी बी सी को डिवाइड करता है। ये बहुत आसान सा रिजल्ट है, गिवन डैट ए डिवाइड्स बी। तो क्या मतलब इस बात का कि बी लिखा जा सकता है ए टाइम के क्या है, के कोई इंटीजर है, फॉर सम के बिलोंग्स टू जेड। चलिए जी, अब हमने जो प्रूफ करना है वो क्या है, वो है कि ए सी बी सी को डिवाइड करता है। कौन डिवाइड होना चाह रहा है, बी सी। कौन डिवाइड करना चाह रहा है, ए सी। जो डिवाइड होना चाह रहा होता है उसको हम लेफ्ट साइड पे लिखा है, जैसे ए अगर बी को डिवाइड करता है तो बी को लेफ्ट साइड पे लिखा है। अब हमने ये साबित करना है कि ए सी बी सी को डिवाइड करता है, तो बी सी शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर बी सी लाने के लिए आप देखें कि बी तो हमारे पास बहुत बड़ा हुआ है, यहाँ पर लेफ्ट साइड पर हमें सी वी चाहिए। तो सी कैसे आ सकता है, यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है इंटीजर्स की, आप दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जी दोनों तरफ बी सी से मल्टीप्लाई कर ले, क्या आ जाएगा, बी इंटू सी इज इक्वल टू ए के इंटू सी। आपने सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया। अब चूंकि आपको पता है कि ये ए सी के ये तीनों इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में कॉम्पिटेटिव लॉ भी होल्ड करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, और एसोसिएटिव लॉ भी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। लिहाजा आप इसको लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू ए सी विद के। आपने यूज़ की कॉम्पिटेटिव लॉज और एसोसिएटिव लॉज मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से। तो प्रूव हो गया है कि बी सी के फैक्टर बनाए जा सकते हैं, जिनमें से एक फैक्टर ए सी है और दूसरा फैक्टर के है। साबित हो गया कि ए सी जो है वो बी सी को डिवाइड करता है।
जी लास्ट पार्ट है 8th पार्ट इस थ्योरम का, कहता है ए बी को डिवाइड करता है, ए सी को डिवाइड करता है, यानी इस वक्त एक इंटीजर दो मुख्तलिफ नंबरों को डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने प्रूव ये करना है ए डिवाइड करता है बी एक्स प्लस सी वाई को, जहाँ पर एक्स और वाई क्या है वाला लिखा हुआ फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, यानी कोई से भी दो इंटीजर्स आप एक इंटीजर एक्स के तौर पर दूसरा इंटीजर वाई के तौर पर लेकर अगर आप यहाँ पर बी एक्स सी वाई एक बनाए लीनियर कॉम्बिनेशन, इस एक्सप्रेशन को लीनियर कॉम्बिनेशन बोला करेंगे किसका, बी और सी का। यानी अगर आपके पास दो इंटीजर्स हैं, आगे की बातें मैं आपको पहले बताने जा रहा हूँ, अगर आपके पास दो इंटीजर्स हैं बी और सी, तो कोई से भी दो इंटीजर्स लीजिए, एक को x का नाम दे दीजिए, दूसरे को y का नाम दे दीजिए, b को करें x से मल्टीप्लाई, c को करें y से मल्टीप्लाई, दोनों को कर दीजिए ऐड, तो एक जो एक्सप्रेशन बनी है हम इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं कि ये b और c का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या है ये, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर साफ ये कहा जा रहा है कि अगर a b और c दोनों को डिवाइड कर रहा है तो फिर क्या होगा, a डिवाइड करेगा लाजमी तौर पर b और c के किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन को। प्रूव करते हैं जी, गिवन दैट हमें क्या गिवन है, a डिवाइड कर रहा है b को एंड a डिवाइड कर रहा है c को, ये b और c दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो क्या मतलब है इस बात का, b बराबर होगा a टाइम k1, c बराबर होगा a टाइम k2 फॉर सम, लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं हम फॉर सम k1 k2 बिलोंग्स टू z। और हमने जो प्रूफ करना है x और y, आपको ये गिवन है, कोई से भी दो इंटीजर हो सकते हैं। अच्छा ये प्रूफ करना चाह रहे हैं हम कि a डिवाइड करेगा बी एक्स प्लस सी वाई को, तो क्या करना चाहिए, a b को कब डिवाइड करता है, जब b को पकड़े, डिवाइड होने वाले को पकड़ते, डिवाइड होने वाला क्या हो, क्या बन जाए, वो दो नंबरों का प्रोडक्ट बन जाए जिनमें से एक नंबर डिवाइड करने वाला हो। तो हमने ये साबित करना है कि a डिवाइड कर रहा है बी एक्स प्लस सी वाई को, तो हम इसको कंसिडर करते हैं, इसको साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये a का और किसी दूसरे इंटीजर का प्रोडक्ट बन गया है जी। कंसिडर बी एक्स प्लस सी वाई मैंने लेफ्ट साइड पर रखा और मैंने ये साबित करना है कि ये a का किसी और इंटीजर के साथ प्रोडक्ट बन गया हुआ है। तो हम ये बात कैसे कर सकते हैं, इनको नाम देते हैं जी हम, इसको नाम दे इक्वेशन 1 का, इसको नाम दीजिए इक्वेशन 2 का, और ये दोनों b और c की जो वैल्यूज है ये दोनों हम इसमें यूज कर लेते हैं। क्या होगा जी, b की जगह हम लिख सकते हैं ak1, यहाँ पर आ जाएगा ak1 टाइम x प्लस c की जगह हम यूज कर सकते हैं ak2, यहाँ पर c की जगह ak2 पुट करते हैं, y लिख देंगे यहाँ पर यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, हमने 1 और 2 को यूज किया, और यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, देखें a जो है वो कॉमन आ सकता है यहाँ पर, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज और कम्यूटेटिव लॉ, खैर यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज की जरूरत पड़ेगी। हम आसानी से लिख सकते हैं कि ये a टाइम k1x प्लस k2 y के बराबर लिखा जा सकता है। लेफ्ट साइड क्या है यहाँ पर, bx प्लस सी वाई। आप देख सकते हैं कि bx प्लस सी वाई को हमने लिख दिया है दो इंटीजरों के प्रोडक्ट के तौर पर, जिनमें से एक इंटीजर a है और दूसरा इंटीजर ये रहा आपके सामने। क्या आपको ये इंटीजर लग रहा है कि नहीं, ये k1x है प्लस ये k2y है, k1 भी इंटीजर था, k2 भी इंटीजर था, x और y ये दोनों भी क्या थे बोला, इंटीजर्स थे। और यहाँ पर मज़े की बात ये है कि ये कोई से भी दो इंटीजर्स हो सकते थे, यानी आप x और y इंटीजर्स को चेंज भी करके ये एक्सप्रेशन बना सकते हैं, ये मुमकिन है। x और y तमाम तर इंटीजर्स के लिए यहाँ पर एक इंटीजर ही बनेगा k1x प्लस k2y। आप इसको लिख दें, यहाँ से क्या बात साबित हो रही है भला कि a डिवाइड कर रहा है bx, a डिवाइड कर रहा है bx प्लस cy को, रीज़न दे दें आगे, रीज़न ये होगी कि k1x प्लस k2y इंटीजर ही होगा। क्यों इंटीजर होगा, क्योंकि k1 k2 x और y ये सारे के सारे क्या थे जी, इंटीजर्स ही थे। तो ये बात आपने साबित कर ली है। लिहाजा इस थ्योरम का जो मतलब है वो क्या है, जो लास्ट पार्ट है मैंने आपको पहले भी बता दिया था, मैं दोबारा बताना चाह रहा हूँ आपको।
आप भूलें ना, क्योंकि हमने इस चीज़ को आगे बहुत यूज़ करना है। क्या है ये कि जब कभी भी एक इंटीजर दो इंटीजर्स को, चाहे वो सेम हो चाहे डिफरेंट हो, जब कभी भी एक इंटीजर ए दो इंटीजर्स को डिवाइड करेगा तो क्या होगा, ए लाजमी तौर पर उन दोनों इंटीजर्स के किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेंगे। हम इस आइडिया को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं कि अगर एक नंबर ए डिवाइड करेगा चंद मतलब कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स को, लाइक मैं कहता हूं ए डिवाइड कर रहा है b1 b2 b3 एंड सो ऑन bn को, तो क्या होगा जी, ए लाजमी तौर पर इन तमाम के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। ये बात प्रूफ भी की जा सकती है बड़ी आसानी के साथ, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ये छोटी सी एक्सरसाइज होगी, आप इसे एक्सरसाइज के तौर पर खुद भी कर सकते हैं। क्या होगा, ए जितने भी फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स को डिवाइड करेगा तो ए उनके किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। क्या मतलब होगा लीनियर कॉम्बिनेशन का, कि जितने वो इंटीजर्स हैं जिनको ए डिवाइड कर रहा है उतने ही हम अपनी मर्जी के कोई से भी इंटीजर्स यूज़ कर लें, उनको मल्टीप्लाई करके ऐड अप कर लें, तो जो नंबर हमें बनेगा ए उसको भी डिवाइड करेगा।